प्रदेश की योगी सरकार ने गरीबों को आवास देने के संबंध में एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को मात्र 1000 रुपए में फ्लैट उपलब्ध कराएगी। यह फ्लैट 1000 रुपए के पंजीकरण शुल्क पर दिए जाएंगे। योगी सरकार ने फैसला किया है कि मलिन बस्तियों की जगह पर अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। ये अपार्टमेंट PPP मॉडल पर बनाए जाएंगे। इसके लिए योगी सरकार ने गुजरात मॉडल को अपनाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने मलिन बस्ती पुनर्वास नीति 2021 को मंजूरी दी है। इसके लिए ऐसी मलिन बस्तियां चुनी जाएंगी जो शहरों में मुख्य स्थानों पर हैं और वह व्यावसायिक गतिविधियां संभव हैं। इन बस्तियों की जमीन सरकारी एजेंसियों की होगी तो वहां पर अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। इस योजना में उन बस्तियों को नहीं लिया जाएगा जो निजी जमीन पर होंगी या नदी नाले के किनारे खतरनाक स्थानों पर होंगी। PPP मॉडल पर अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डर को यह जमीन मुफ्त में दी जाएगी और कुछ जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी ताकि बिल्डर को खर्च निकालने में आसानी हो, साथ ही उसके रख रखाव में भी आसानी होगी। इसके लिए सरकार एक फंड भी तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर शुक्रवार को लखनऊ पहुंच रहे हैं। वे राज्य में पार्टी की मौजूदा स्थिति और योगी सरकार के कामकाज का आकलन कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संभावित कदमों के बारे में राज्य के प्रमुख नेताओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे। बता दें कि भाजपा के सामने 2017 की तरह ही भाजपा के पक्ष में एक तरफा चुनाव परिणाम लेने की चुनौती है और अमित शाह को 2017 में चुनाव में मिली जीत का बड़ा श्रेय जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी रणनीति की वजह से ही उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। उस समय वे भाजपा अध्यक्ष के तौर पर पूरे चुनाव की कमान संभाल रहे थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमित शाह ने फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाव की कमान अपने हाथ में ली है। इस बार वे गृह मंत्री के तौर पर मोर्चा संभाल रहे हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा 100 से अधिक विधायकों का टिकट काट सकती है। कई विधायकों का कामकाज पार्टी को कमजोर लग रहा है। इस संबंध में हाल में कराए गए सर्वे में भी यह बात निकल कर आई है कि कई विधायक दोबारा चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। केंद्र सरकार ने RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। उनका मौजूदा कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था। वे 11 दिसंबर 2018 को गवर्नर बनाए गए थे। RBI गवर्नर के तौर पर उनका कार्यकाल अच्छा रहा। इस कारण मोदी सरकार ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला किया है। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर बनने के पहले वित्त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर में सेक्रेटरी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे इटली में 29 से 31 अक्टूबर तक रहेंगे। वहां वे G20 समिट में भाग लेंगे। यहां 16वां G20 समिट होगा। G20 का यह समिट पिछले साल ही होना था, लेकिन कोरोना की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। अब यह इटली के रोम में होने जा रहा है। G20 समिट को वर्ल्ड इकोनॉमिक इंजन भी कहा जाता है। इस बार G20 समिट की थीम है पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी। इसमें कोरोना महामारी से रिकवरी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है। मोदी इस दौरे में इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के साथ भी मीटिंग करेंगे। इटली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री वेटिकन सिटी जाकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। वेटिकन सिटी रोम के बीच में ही है। हालांकि प्रधानमंत्री के आधिकारिक दौरे में वेटिकन सिटी जाने का उल्लेख नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वे वेटिकन सिटी जाकर पोप से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर को ब्रिटेन पहुंचेंगे। वहां वे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन में भाग लेंगे। ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट चेंज समिट होने जा रहा है। इटली और ब्रिटेन ने मिलाकर इसका आयोजन किया है। इस सम्मेलन में 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। इस दौरान मोदी की इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात संभव है। गोरखपुर के चर्चित मनीष हत्याकांड पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने मामले की CBI जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मीनाक्षी का कहना है कि उनके पति की हत्या पुलिस वालों ने ही की है।
अब जांच पुलिस वाले करेंगे या एसआईटी, उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। वैसे एसआईटी की जांच में भी यह स्पष्ट हो गया है कि मनीष की मौत पुलिस की पिटाई से ही हुई थी। बता दें कि गोरखपुर पुलिस ने 27 सितंबर की रात कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की होटल में जांच के नाम पर पिटाई कर दी थी। पुलिस की पिटाई से मनीष की मौत हो गई थी। मनीष वहां होटल में अपने दोस्तों के साथ रुका था। इस मामले में मनीष की पत्नी मीनाक्षी की रिपोर्ट पर रामगढ़ ताल थाना में 6 पुलिस वालों पर हत्या का केस भी दर्ज कर लिया गया है। राज्य सरकार ने मनीष की पत्नी को सरकारी नौकरी का प्रस्ताव दिया है, लेकिन मीनाक्षी का कहना है कि उनके पति के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में दोषी पुलिस वालों को बचाने का आरोप भी लगाया था। यहां तक कि पुलिस ने दोषी लोगों के नाम भी सामने नहीं लाए थे। उनके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस मामले की एसआईटी से जांच कराई गई। तब पुलिस वालों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई। मीनाक्षी ने मुख्यमंत्री से मिलकर पुलिस की जांच की प्रक्रिया पर नाराजगी जताई थी। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया था कि जो भी दोषी होगा उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन को एक मामले में 38 साल बाद राहत मिली है। कोर्ट ने उसे एक पुलिस अफसर पर जानलेवा हमला करने के 38 साल पुराने मामले में बरी किया है। उस पर 1983 में एक पुलिस अफसर पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। राजन पर यह आरोप तब लगाया था जब वह एक टैक्सी में स्मगलिंग की शराब ला रहा था। उसी दौरान तलकनगर पुलिस ने उसे रोका था। 2 अफसर और 4 कांस्टेबल ने छोटा राजन उर्फ राजेंद्र सदाशिव निकालजे को रोका था। उस समय टैक्सी में छोटा राजन के साथ 2 और लोग थे। पुलिस के रोकने पर छोटा राजन ने चाकू से एक पुलिस अफसर को घायल कर दिया था। छोटा राजन को अक्टूबर 2015 में पुलिस ने इंडोनेशिया से गिरफ्तार किया था। तब मुंबई पुलिस ने दूसरे मामलों के साथ पुलिस के साथ मारपीट का यह मामला भी सीबीआई को सौंप दिया था, लेकिन मामला पुराना होने के कारण कोई गवाह नहीं मिला और वह चाकू भी सीबीआई को नहीं मिला था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने छोटा राजन को इस केस से बरी कर दिया। हालांकि दूसरे केस अभी भी चल रहे हैं। बता दें कि छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। दिल्ली की सीमा पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल के पास से पुलिस ने बैरिकेड हटाना शुरू कर दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से आदेश मिलने के बाद बैरिकेड हटाए जा रहे हैं। बैरिकेड हटाकर रास्ता खोला जा रहा है। बता दें कि हफ्ते भर पहले किसानों ने भी रास्ते से तंबू हटाए थे। तब किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि रास्ता पुलिस वालों ने रोक रखा है। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सड़क जाम करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन कर रहे किसानों को जमकर फटकार लगाई है कि उन्हें रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसानों को आंदोलन करने का अधिकार तो है, लेकिन वे सड़क जाम नहीं कर सकते। यह सुनवाई किसान की ओर से दायर याचिका पर हो रही थी। किसान चाहते थे कि उन्हें दिल्ली के भीतर जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि आंदोलन के चलते आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खाली करने के लिए राज्य सरकार को उपयुक्त कदम उठाने को कहा है। उसके बाद से ही गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड हटाए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा को पराली के धुएं ने एक बार फिर बिगाड़ना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में राजधानी की हवा का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 93 अंक उछलकर 232 दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। इससे एक दिन पहले यह 139 दर्ज किया गया था। सफर का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर की हवा और बिगड़ेगी और सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। सफर के मुताबिक बीते 24 घंटे में पड़ोसी राज्यों में 656 पराली जलाने मामले दर्ज किए गए हैं। इससे उत्पन्न होने वाले PM 2.5 कण की प्रदूषण में 16% हिस्सेदारी दर्ज की गई। हवा की दिशा पश्चिम की ओर होने की वजह से पराली का धुआं दिल्ली एनसीआर में पहुंच रहा है। सफर का अनुमान है कि आगामी 29 अक्टूबर तक हवा बहुत खराब श्रेणी के उच्चतम स्तर में दर्ज की जा सकती है। पराली का धुआं बढ़ने के कारण इस समय PM 2.5 का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है, जबकि PM 10 का स्तर
औसत श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। वहीं केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को फरीदाबाद का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 249, गाजियाबाद का 232, गुरुग्राम का 168 और नोएडा का 228 रहा। इससे एक दिन पहले एनसीआर के अधिकांश शहरों की हवा औसत श्रेणी में दर्ज की गई थी। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने के कारण सुबह शाम के समय हल्की सर्दी का एहसास बढ़ रहा है। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कमी आने के साथ सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 कम 28.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 कम 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 41 से 94% रहा। दिन भर धूप खिली रही, लेकिन गर्मी का एहसास नहीं हुआ। वहीं शाम के समय हल्की ठिठुरन महसूस की गई। क्रूज शिप ड्रग्स मामले में गुरुवार को वह हुआ जिसका इंतजार शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान और उनके बेटे आर्यन खान को पिछले 25 दिनों से था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन के वकीलों की दलीलों को सही मानते हुए उन्हें जमानत दे दी। हालांकि जमानत का आधार शुक्रवार को आने वाले डिटेल ऑर्डर के बाद ही साफ हो सकेगा। इसके बावजूद यह माना जा रहा है कि आर्यन खान की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी की मजबूत दलीलें एनसीबी पर भारी पड़ गई। आर्यन केस की पैरवी वकील सतीश मानशिंदे भी कर रहे थे। दोनों ही इस तरह के केस में दिग्गज वकील माने जाते हैं। बता दें, मानशिंदे ने किला कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आर्यन का पक्ष रखा था। इनके अलावा अमित देसाई ने 13 और 14 तारीख को एनडीपीएस कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मजबूती से आर्यन का पक्ष रखा था। मानशिंदे ने सुशांत ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती और देसाई ने हिट एंड रन केस में सलमान को अदालत से राहत दिलाई थी। याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, जिसके बाद शाम को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एनसीबी की तरफ से दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने आर्यन और अन्य दोनों आरोपियों मुनमुन धमीजा और अरबाज मर्चेंट को जमानत दे दी। वहीं इस दौरान एएसजी ने कोर्ट से कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। आर्यन पिछले कुछ सालों से रेगुलर ड्रग्स ले रहे हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स अवेलेबल कराते रहे हैं। जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है, उससे साफ है कि वह ड्रग्स स्मगलरों के कांटेक्ट में रहे हैं। साथ ही एएसजी ने सवाल उठाया कि ये बात बार बार पूछी जा रही है कि हमने ड्रग्स सेवन की जांच नहीं की है। जब उन्होंने इसका सेवन नहीं किया तो जांच का सवाल ही नहीं है। यह केस इस बात को लेकर है कि आर्यन के पास ड्रग्स पाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को बढ़ने से रोकने के लिए मौजूदा कोविड प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया। सरकार का यह कदम कोविड के मामले में कल के मुकाबले लगभग 20% की तेजी दर्ज आने के बाद किया गया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 16,156 नए मामले दर्ज किए गए। अब इस बीमारी के कुल मामलों की संख्या 3,42,41,909 हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर्यटन केंद्र बनाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के चलते स्वास्थ्य को भारत में विकास से जोड़ा गया है। देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। वहीं भारतीय उद्योग परिसंघ एशिया स्वास्थ्य 2021 सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन की थीम बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य सेवा में बदलाव है। मंडाविया ने कहा कि इससे पहले स्वास्थ्य का मतलब केवल इलाज समझा जाता था, लेकिन अब स्वास्थ्य को विकास के साथ जोड़ दिया गया है। केवल एक स्वस्थ समाज ही एक समृद्ध देश बन सकता है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्य सोच है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के बेहतर भविष्य के लिए पहुंच, जवाबदेही और जागरूकता के लिए प्रतिबद्ध है और इन सेवाओं को और बेहतर बनाने की ओर लगातार काम करने में जुटी हुई है। वाराणसी से 64,000 करोड़ रुपए के 5 साल में 5 इयर्स में 64,000 करोड़ रुपीस इस योजना पर खर्च किया जाएगा और उसमें टारगेट सेक्टर है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और क्षेत्र और नेशनल, सभी लेवल पर
अच्छी लेबोरेटरी हो, एक ब्लॉक में भी लेबोरेटरी हो, ब्लॉक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक उससे बड़ी लेबोरेटरी हो, कोई सामान्य टेस्टिंग कराना हो तो कभी एक बड़ी सिटी की ओर जाना पड़ता है, स्टेट के कैपिटल तक जाना पड़ता है। ये स्थिति ना निर्माण हो, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही डायग्नोस्टिक हो जाए और डायग्नोसिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, और उसके अलावा भी कोई आगे डायग्नोसिस की आवश्यकता हो, परीक्षण की आवश्यकता हो, तो देश में 20-20 लोकेशन पर एक लेवल की लैब हो जहां ऑल टाइप ऑफ रिपोर्ट मिल सके। उत्तराखंड के सभी सरकारी अस्पतालों में अब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को प्रभावी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर में राष्ट्रीय अधता निवारण कार्यक्रम के तहत 1 लाख लोगों के निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन और चश्मा वितरण का अभियान चलाया जाएगा। बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य योजनाओं का समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों में हो रही लेट लतीफी और बजट खर्च करने की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशक को लापरवाही बरतने वाली अधिकारी और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। विभागीय मंत्री ने अस्पतालों में खाली पड़े एक्सरे और लैब टेक्नीशियनों के 240 पदों को 1 माह के भीतर आउटसोर्स से भरने और एनएचएम के तहत चिकित्सा अधिकारियों, नर्स, फार्मासिस्ट, काउंसलर, टेक्नीशियन और एएनएम के पदों को 10 नवंबर तक भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर के मद्देनजर वैक्सीन के शत% डोज लगाने के लिए आशा वर्करों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने को कहा। वहीं बैठक में एनएचएम मिशन निदेशक सोनिया ने बताया कि वर्ष 2021-22 में विभिन्न पदों पर 872 करोड़ की राशि के सापेक्ष 530 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसमें से 163 करोड़ की धनराशि का उपयोग कर लिया गया है। इस दौरान बैठक में मिशन निदेशक एनएचएम सोनिया, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा, निदेशक एनएचएम डॉक्टर सरोज नैथानी, डॉक्टर विनीता शाह, वित्त नियंत्रक कविता नाम्बियाल, खजान चंद पांडे सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। क्रूज ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का एनसीबी पर आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को नवाब मलिक ने सवाल उठाया कि अभी तक क्रूज पार्टी के आयोजकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। उन्होंने दावा किया है कि क्रूज पार्टी का एक आयोजक एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का मित्र था। मलिक ने कहा है कि दाढ़ी वाला एक व्यक्ति जो क्रूज पर मौजूद था फैशन टीवी का प्रमुख है, जिसने कार्डेलिया क्रूज पर ड्रग्स पार्टी का आयोजन किया था। एनसीबी पहले ही दावा कर चुकी है कि क्रूज पर एक रेव पार्टी की आयोजना बनाई गई थी। मलिक ने पूछा, बिना अनुमति के इतनी बड़ी पार्टी कैसे आयोजित की गई? फैशन टीवी के भारत प्रमुख और समीर वानखेड़े के दोस्त काशिफ खान के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? साथ ही उन्होंने वानखेड़े और काशिफ खान के संबंधों पर भी सवाल उठाए। मलिक ने पूछा कि वानखेड़े ने उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मुझे समीर वानखेड़े से इन सवालों के जवाब की उम्मीद है। वहीं इससे पहले मलिक ने बुधवार को कहा था कि कार्डेलिया क्रूज ड्रग्स पार्टी के आयोजक फैशन टीवी ने महाराष्ट्र पुलिस या राज्य के गृह विभाग से कोई अनुमति नहीं ली थी। उन्होंने सीधे शिपिंग निदेशालय से अनुमति प्राप्त की थी, जो केंद्र बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मंत्री ने यह भी दावा किया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया का एक सदस्य भी इसी क्रूज पर मौजूद था। उन्होंने पूछा कि वह कैसे आजाद घूम रहा था, जबकि कुछ अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी की एक टीम ने 2 अक्टूबर को मुंबई तट पर क्रूज जहाज पर छापा मारा था और ड्रग्स जब्त करने का दावा किया था। एजेंसी ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक कर्नाटक के धारवाड़ में शुरू हुई।
राष्ट्रीय उत्थान विज्ञान केंद्र में आयोजित बैठक में हिंदुओं पर हो रहे हमलों समेत अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विषय पर इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यहां सत्र आरंभ हुआ। इस वार्षिक कार्यक्रम में सर संघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले समेत 7 देश भर से 350 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। संघ के सह प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने बैठक से पहले बताया, आज यहां संघ की कार्यकारी समिति की बैठक शुरू हुई। हम इसमें वर्तमान हालात, भविष्य की हमारी योजनाओं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विषय पर एक प्रस्ताव भी बैठक में पारित किया जाएगा। साथ ही संघ के एक अन्य पदाधिकारी ने बताया कि प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के अंत में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है। पिछले वर्ष कोविड-19 संबंधी पाबंदियों के कारण यह बैठक ऑनलाइन तरीके से नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कोरम पूरा हुआ है, यहाँ 350 से अधिक लोग एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक कार्य देखने वाले भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। योगी सरकार ने गुरुवार को राज्य कर्मचारियों को दिवाली की सौगात देते हुए उन्हें 30 दिनों के बोनस भुगतान का आदेश जारी किया है। इसके तहत राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 के लिए 30 दिनों के बोनस भुगतान का आदेश दिया है। इसके तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिन्होंने 6 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में 31 मार्च 2021 को 3 साल या उससे अधिक समय तक लगातार काम किया हो, प्रत्येक को कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, उनको भी यह सुविधा प्राप्त होगी। वहीं कर्मचारियों के बोनस की धनराशि का 75% भाग संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। वहीं शेष 25% का नकद भुगतान किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली हॉकी स्टार वंदना कटारिया को हॉकी इंडिया की संस्तुति पर अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। खेल मंत्रालय में उनका चयन अवार्ड के लिए किया है। हरिद्वार के उप जिला क्रीड़ा अधिकारी वरुण बेलवाल ने इसकी पुष्टि की है। भाई पंकज कटारिया ने बताया कि वंदना को अर्जुन अवार्ड मिलने से उन्हें काफी खुशी है। वंदना के घर आने पर विशेष स्वागत किया जाएगा। वंदना को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा के बाद से परिवार के साथ ही स्पोर्ट्स अधिकारियों और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। वंदना कटारिया के परिजनों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। परिजनों का कहना है कि उनके लिए यह दिवाली का उपहार है। बता दें, हरिद्वार के रोशनाबाद गांव निवासी भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए मैच में हैट्रिक लगाकर इतिहास रचा था। वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनी हैं। इसके बाद रोशनाबाद की बेटी का देश और विदेश में खूब डंका बजा। धर्मनगरी लौटने पर लोगों ने बेटी को सराखों पर बिठा दिया था। प्रदेश सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया था। इसके अलावा उन्हें 25 लाख का नकद पुरस्कार दिया था।